कि मुश्किल वक्त में माँ की नसीहत पर अमल करना सबसे महफूज रास्ता होता है। तो वो जब उसने पढ़ा खामद ने आई शैल ओबे यू, और प्रीस्ट खड़ा था, तो इसने एलिजाबेथ ने कहा आई विल नॉट रीड दिस। ऐसे थोड़ी आ जाती है मूवमेंट, ऐसे थोड़ी बन जाती है। जो मैंने कहा ना कि ब्रिक टू ब्रिक है, ये ऐसे थोड़ी बन जाती है। 2 लॉबीज़ हैं वहाँ अमेरिका में, 2 लॉबीज़ हर वक्त रहती हैं, इसलिए 2 पार्टी सिस्टम है। अमेरिका भी कमाल ही है, पंजाब ही है पूरा अमेरिका। वहाँ की औरतें बड़ी अपसेट होती हैं, वो कहती हैं कि तुम तो जंग के काबिल ही नहीं हो, तुमने तो जलील करवा दिया। वो मर्दों से हुकूमत छीन लेती हैं। मैं कहते हैं नाउ वी बिकम द रूलर्स, यू लुक आफ्टर द हाउस। वहाँ पर हमें सावित्री बाई फुले मिलते हैं। फुले जो है ना वो फूल बेचने वालों को बोलते हैं। तो ये शूद्र जात की थी, इनके मियाँ भी शूद्र जात के थे। आज अमेरिका के हर शहर में पार्लियामेंट के अंदर, यानी जो उनकी कांग्रेस है उसके जो बीच का एरिया है जहाँ पर वो मुख्तलिफ उन्होंने स्टैचू रखे हैं, वहाँ उसका स्टैचू है। अच्छा, अब ये जो फेमिनिज़म की बात है वो हम जर्नलिज़म के बाद जिस शोबे में गए वो डेवलपमेंट सेक्टर था, और हम एक ऐसी तंजीम में गए जो औरतों के हकूक़ पे काम करती थी। वहीं हम जिन किताबों का ज़िक्र कर रहे थे वहीं हमें वहाँ पर मिली, और हमने उनका मुतालिया किया। चूँकि हम इब्तदाई तौर पर तालिब इल्मी के ज़माने में सियासत से, तरक्की पसंद सियासत से मुंसलिक थे, तो एक सिमत तो हमारी थी, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी था। लेकिन ये कि वो वक्ती तौर पर धचके का शिकार हुआ था। तो यहाँ पर फेमिनिस्टों से मुठभेड़ हो गई, और अच्छे फेमिनिस्टों से हुई, और एक से नहीं हुई, बहुत से हुई। ये 1998 की बात है। 1997 के आखिर में जो है ना वो ख़त्म हुआ था मेरा अखबार। तो वहाँ पर हमने फिर जब फेमिनिज़म का मुतालिया किया तो वो हम हैरान हो गए कि सहाफ़ी होते हुए भी और इतना सेइंग वेरी हम्बली के भी पढ़े लिखे होते भी, ये तो हमें तो पता ही नहीं कि दुनिया में औरतें जो हैं वो फेमिनिस्ट मूवमेंट कब शुरू हुई। और ये तो पहले तो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन का मुतालिया किया, तो वहाँ हमारी मुलाकात एक फेमिनिस्ट ख़ातून से हुई, ओलिम्प दी गोश जो है वो, जो फिर हमने कोई, ये 2004-05 की बात है, तो फिर हमने कोई 14 साल लगा के, अबाउट 14 years ऑफ रिसर्च, 600 years ऑफ फेमिनिस्ट हिस्ट्री जो है ना, मेजर जो बड़ी फेमिनिस्ट आइकॉन्स थी दुनिया की, और सारी फर्स्ट थी, वो ऑल फर्स्ट। वो उन पे एक किताब लिखी, दुनिया तारीख़ की अजीम फेमिनिस्ट औरतें। तो ये जो ओलिम्प दी गोश है, ये फ्रांस से इनकलाब की बेटी थी। शी वॉज पार्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन में आने के बाद जब अच्छा, जो फ्रांस की जो लोअर हाउस है ना, उसका नाम भी कौमी असम्बली है, नेशनल असम्बली है। तो उसकी नेशनल असम्बली ने जो कानून पास किया उसका नाम था राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन्स। और जैसे मैंने कहा कि फ्रांस वो मुल्क था जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले औरतों के सैलून्स मीन क्लब्स बन चुके थे। क्लब से मतलब ये कि वहाँ ये जैसे कॉफ़ी हाउस, टी हाउस वगैरह होते हैं, यहाँ बैठ के डिस्कशन करते हैं हल्का, ये इस तरह के। मर्दों के भी थे, औरतों के मिक्स भी थे।
और काफ़ी एक्टिव थी वो ख़ातून। और वो बाकी ख़ित्तों से भी की जो फेमिनिस्ट थी वो उनसे भी उनका रब्ता था। ये जेन ऑस्टन और ओलिम्प डी गोश का एक ही पीरियड है, देवर कंटेम्प्रेरीज। लेकिन जेन ऑस्टन बरतानिया की थी। बरतानिया में भी इस ज़माने में एक और फेमिनिस्ट थी जिसको बाद में मदर ऑफ फेमिनिज़म कहा गया। वो मेरी किताब की तीसरी हीरो है, वो है मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट। ओलिम्प डी गोश ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब ये राइट्स ऑफ द मैन लिखा गया जिसमें औरत का जिक्र ही नहीं था, तो उसने उसके मुकाबले में दुनिया का पहला औरतों का चार्टर ऑफ राइट्स लिखा। फर्स्ट चार्टर ऑफ राइट्स रिटन बाय वुमेन was written by ये ओलिम्प डी गोश 1791 में, इनकलाब के 2 साल बाद। और 1792 में 1 साल बाद जो मदर ऑफ फेमिनिज़म है, जो मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट है, ये बरतानिया में थी। बरतानिया की जो सरकारी यानी रूलिंग लीड थी वो एंटी रेवोल्यूशन भी थी और एंटी फ्रांस भी थी, और दानश्वर भी जो एलिटिस्ट किस्म के दानश्वर थे वो भी। लेकिन जो प्रोग्रेसिव दानश्वर थे वो इनकलाब के हक़ में थे। तो ये मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट इनकलाब के दिनों में जो पीक था 1990 में ग़ालिबन, ये फ्रांस गई। तो इसने वहाँ पर रूसो ने उन दिनों में अमील लिखी थी, अमील नाम से एक किताब लिखी थी जिसमें बहुत औरतों के ख़िलाफ़ जहर उगला था और कुछ फ़लसफ़े के हवाले से बातें की थी। तो ये मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट ने 1792 में, यानी ओलिम्प डी गोश के 1 साल बाद 1792 में ये फ़लसफ़े की किताब लिखी। सो मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट वाज द फर्स्ट वुमन फ़िलासफ़र। कुछ लोग कबल मसीह में भी लेके आते हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट नहीं किया है। ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट से मुराद ये है कि दे डिड नॉट प्रोड्यूस बुक और काइंड ऑफ ट्रीटाइज के भी इस तरह की कोई चीज़ थीसिस नहीं दिया है। ये इसकी तो किताब छपी है, अभी भी छपी है, बल्कि मैंने किसी दोस्त को दी है, वो उसका उर्दू तर्जमा कर रहा है, तो वो हो सकता है जल्दी वो आ जाए। जो पहली जो दूसरे में थी वो तो उसने तो हुकूकनामा लिखा। जो पहली थी मेरी चैप्टर की खातून, वो रेनेसां के ज़माने की थी। वो फर्स्ट फीमेल हिस्टोरियन थी। उसने लिखी किताब द बुक ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज़। उसमें सारी उससे पहले की तारीखी औरतों को जमा किया। ये जब मैंने किताब छपी तो यहाँ बड़ी बड़ी फेमिनिस्टें, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे जाने वाले भी हैं, वैसे भी हैं, सर इकट्ठे काम भी करते हैं, कहते हैं हमें तो बाद में से किन औरतों का तो नाम नहीं पता, तुमने ये क्या हमें करवा दी है। कुछ खुश भी हुई, कुछ ने उसका लिखा भी, किशोर नाहिद ने उसका दिबाचा लिखा। तो चौथी जो थी वो ये थी आपकी जो ब्लैक वुमेन है, सोजर्नर ट्रुथ, अमेरिका में एंटी स्लेवरी फेमिनिस्ट, बड़ी कमाल की खातून। आज अमेरिका के हर शहर में पार्लियामेंट के अंदर, यानी जो उनकी कांग्रेस है उसके जो बीच का एरिया है जहाँ पर वो मुख्तलिफ उन्होंने स्टैचू रखे हैं, वहाँ उसका स्टैचू है। तो उसको मैंने एज ए फर्स्ट ब्लैक वुमेन फेमिनिस्ट और एंटी स्लेवरी फेमिनिस्ट के तौर पर लिया। और ये 19वीं सदी की बात है, 1840 से लेके तो अगले 40-50 साल तक। उससे आगे जो आते हैं तो वो मैं इंडिया में आ जाता हूँ, अनडिवाइडेड इंडिया में। वहाँ पर हमें सावित्री बाई फुले मिलते हैं। फुले जो है ना वो फूल बेचने वालों को बोलते हैं। तो ये शूद्र ज़ात की थी, इनके मियाँ भी शूद्र ज़ात के थे। इन्होंने वहाँ पर ज़ात पात की तकसीम के ख़िलाफ़ जदोजहद की, और इस खातून ने अपनी खामद की मदद से, सावित्री बाई फुले ने 1848 में पूना में
फॉर ऑल कास्ट गर्ल्स एक स्कूल खोला जिसमें सिर्फ 13 बच्चियां दाखिल हुई। अपर कास्ट हिंदूज़ और दूसरे यानी क्रिश्चियन, वो अंग्रेज़ तो आ चुके थे तो वो मिशनरी स्कूल खोलते थे, लेकिन उसमें दूसरी ज़ातों के बच्चियों को मैं टॉकिंग अबाउट गर्ल्स स्कूल, वो दाखिला नहीं मिलता था। तो इन्होंने 1848 में अमेरिका में सफ़रेज मूवमेंट का पहला कन्वेंशन हुआ। तो मैं ये कहता हूँ ना कि ये जो 100 साल का फ़र्क आप ये नहीं देखें कि वो 100 साल 1848 में जहाँ पर वोट का मुतालबा किया गया, तो वो वोट का मुतालबा जब कर रहे थे तो हम यहाँ स्कूल खोल रहे थे। और अभी सती रिसेंटली जो है ना वो जो अनडिवाइडेड इंडिया के जो थे रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने उसको बैन किया था और अंग्रेज़ ने भी उनकी मतलब उसको एंडोर्स किया था। तो शी वॉज दी, उसको फर्स्ट टीचर ऑफ इंडिया, फर्स्ट लेडी टीचर ऑफ इंडिया कहते हैं। एक खालदा शेख थी जो मुसलमान, उनको जगह नहीं मिल रही थी इनको स्कूल खोलने के लिए। सावित्रीबाई फुले को पूना में, तो वो ढूंढते ढूंढते चले गए, तो ये खालदा शेख थी और उसके जो भाई था उन्होंने अपना घर दिया उसको स्कूल खोलने के लिए इन 1848। और फिर वो उसने कहा वो उसको टीचिंग कोर्स करवाया उसने, सावित्री ने, वो वहाँ पढ़ाना भी शुरू कर दिया उसने। अब वो स्कूल जो है इस वक्त पूना में इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी with the name of सावित्रीबाई फुले सावित्रीबाई विमेंस यूनिवर्सिटी, जिसके साथ कई कॉलेज एफिलिएटेड हैं। और इस सावित्रीबाई और उसके मियाँ का, वो भी बहुत बड़े रिफॉर्मर थे, उनका मुजस्मा पार्लियामेंट के बाहर लगा हुआ है। शी वॉज दी फर्स्ट। उसके बाद आ जाती हैं डिवाइडेड इंडिया की हमारी रुकैया सखावत हुसैन साहबा। आप हैरान होंगे, बड़ी दिलचस्प हिस्ट्री है, बताते नहीं कि 1905 में रुकैया सखावत हुसैन ने, शी वॉज बंगाली, दिस वॉज हर फर्स्ट नावल जिसका मैं जिक्र करने लगा। इसका नाम था सुल्तानाज़ ड्रीम। ये ट्रांसलेट हो चुका है पाकिस्तान में, उर्दू में भी। उसने 1905 में सुल्तानाज़ ड्रीम लिखा इंग्लिश में, और 1905 में बहिश्ती ज़ेवर लिखा गया। यानी जब बहिश्ती ज़ेवर लिखा गया, जिसमें औरत को ताबेदार, फरमाबरदार और ओबीडिएंट, ये वो सारा कुछ जो था, यानी तालीम इल्म, उसी ज़माने में उसका ये लिखा गई, लेकिन इसका जिक्र कहीं नहीं है। बहिश्ती ज़ेवर तो अभी भी महल में ज़्यादातर घरों में पड़ा होता, तो मैं भी तबर्रकन ले आया था। तो वो और उस सुल्तानाज़ ड्रीम में 1905 में रुकैया सखावत हुसैन ने 2 कॉन्सेप्ट दिए। वहाँ पर असल में होती है पेट्रियार्की। वो पेट्रियार्की मर्दों की होती है। वो एक हमसाया मुल्क से जंग में हार जाते हैं। जब वो हार जाते हैं तो वो वहाँ की औरतें बड़ी अपसेट होती हैं। वो कहती हैं कि तुम तो जंग के काबिल ही नहीं हो, तुमने तो जलील करवा दिया। वो मर्दों से हुकूमत छीन लेती हैं। वे कहते हैं नाउ वी बिकम द रूलर्स, यू लुक आफ्टर द हाउस। वो जनाने का नाम बदल के, ये जो यूटोपिया है, फेमिनिस्ट यूटोपिया, अर्ली फेमिनिस्ट यूटोपिया में से ये इसका नाम दुनिया भर में इन इंटरनेशनल लिटरेचर रिकग्नाइज्ड है। वो कहती है कि तुम जो जनाना है उसका नाम बदल के मर्दाना में मर्दों को कहते हैं खाना पकाओ और बाकी अमूर सल्तनत हम चलाते हैं। और वो 2 इक़दामात करती हैं 1905 है, मुस्लिम लीग भी उसी ज़माने में बनी थी। तो ये एक तो ये कहती हैं कि बच्चियों यानी जो लड़कियों की जो एडल्ट एज है, मेजॉरिटी एज है, वो 21 साल होगी। वैसे जो आपका फ़िक़्ह मालिकी है ना, उसमें भी 21 साल है।
मुझे ये नहीं पता कि अब रुकैया जो थी वो फ़िक़्ह माल की गई थी या नहीं थी, लेकिन ये कि ये उस किताब में वो देते हैं। और दूसरे ये कि वो तालीम जो है ना वो लड़कियों के लिए कंपलसरी कर देते हैं और यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल खुलते हैं। अब वो जंग दोबारा शुरू हो जाती है उस हमसाया मुल्क से, एंड वीमेन आर रूलिंग द कंट्री। अब दो ऐसी चीज़ें हैं जिस पे यकीन नहीं आता कि अब ये औरतें इकट्ठी बैठती हैं, और उनमें से जो दो बैठती हैं, लीडर कौन है? एक यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर और एक दूसरी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर, और देन अदर ऑल विमेन, कि हम दुश्मन का मुकाबला कैसे करें। दे गिव द आइडिया ऑफ सोलर एनर्जी, कि हम दुश्मन के ख़िलाफ़ शमसी तवानाई के गुबारों के ज़रिए उन पर हमले करेंगे। आज सोलर एनर्जी ले आके आ जाए हैं, कहते 200 यूनिट फ्री देंगे तो उसको इतना फ्री देंगे। इनको सबको सुल्ताना ड्रीम की एक कॉपी भेज देनी चाहिए। तो और दूसरा उसने तसव्वुर उस किताब में दिया, पढ़िएगा, ईमेल जीती इंटरनेट पे, छोटा सा नावल है। दूसरा उन्होंने तसव्वुर दिया स्पेस कार का, खलाई गाड़ियाँ। उन्होंने कहा ये गुब्बारे हम उसके ज़रिए फेंकेंगे। यकीन नहीं आता है कि ये 1905 में लिखा गया है, बट दैट इज़ ए फैक्ट। अच्छा खैर, वो जंग जीत जाते हैं, फिर ये हो जाता है, और फिर ये वो बड़ा लंबी चौड़ी कहानी है। ये ख्वाब देख लेती है सुल्ताना, इसलिए देयरफॉर से जब उठती है तो वो मलका होती है उस रियासत की सारा, बट शी इज़ ड्रीमिंग, दैट्स व्हाई इट्स यूटोपिया। ये अंजुमन ख़वातीन इस्लाम बन जाती है, ये मुस्लिम लीग के विंग के, फिर अंजुमन ख़वातीन इस्लाम की सदर मुंतखब होती है। ये शी देन कम्स इनटू पॉलिटिक्स, और ये अपनी पहले अंग्रेज़ी नावलेट के बाद अपनी सारी किताबें जो लिखती है, और बड़ी शानदार किताबें इसने लिखी हैं फेमिनिस्ट लिटरेचर, वो सब बंगाली में लिखती है। हम तो ऐसे उर्दू में फंसे हैं कि निकल ही नहीं सकते। पंजाबियों ने उर्दू को ज़िंदा रखा है। ये जुवैद अख्तर पता नहीं किस बात पर खुश हैं, तो उन्हें हमें हमारा एहसानमंद होना चाहिए। तो अगर हम खुद नहीं होते तो लेकिन ये कि वो ये हमारी कितनी हीरोइन थी, 6th जो चैप्टर था वो अमेरिकन सफरेज मूवमेंट में था। वो फर्स्ट कन्वेंशन और फिर उनकी मूवमेंट है, वो बड़े शानदार मूवमेंट है। उसी में सिविल वॉर आती है, उसी में स्लेवरी आती है, और उसी में सारा कुछ होता है। 7वां जो है ना वो अमेरिकन सफरेज मूवमेंट का है, एलिज़ाबेथ कैडी स्टैंटन एंड सुज़न एंथनी। और ये अमेरिकन सफरेज मूवमेंट की बड़ी ज़बरदस्त जद्दोजहद है। अगर वक्त हो तो एक छोटा सा वाक़या सुनाऊं, कितनी दिलचस्प तारीख़ है कि ये तारीख़, ये अमेरिकन सफरेज मूवमेंट की तारीख़ जो शुरू होती है वो उस करारदाद से शुरू होती है जो 1848 में मंजूर की गई। 300 के करीब सेनेका फॉल्स हॉल में लोग जमा हुए थे, जिसमें ब्लैक भी थे और ये थे। एलिज़ाबेथ कैडी स्टैंटन बड़ी अच्छी उस वक्त की फेमिनिस्ट थी, बड़ी मुदब्बर फेमिनिस्ट थी, और उनके अब्बा जो थे वो शायद बैरिस्टर थे, तो उनके खावंद भी बैरिस्टर थे। तो जब उनकी शादी हुई तो वो चक्कर लगा रहे थे, चक्कर लगाते हैं या उसके वो प्रीस्ट के सामने खड़े होते हैं, तो वो पढ़ता है और फिर वो लड़की मर्द पढ़ता है, तो उसमें एक आता है लफ्ज़ आई शैल ओबे यू। तो वो जब उसने पढ़ा, खावंद ने आई शैल ओबे यू, और प्रीस्ट खड़ा था, तो इसने एलिज़ाबेथ ने कहा आई विल नॉट रीड दिस। ऐसे थोड़ी आ जाती है मूवमेंट, ऐसे थोड़ी बन जाती है। जो मैंने कहा ना कि ब्रिक टू ब्रिक है, ये ऐसे थोड़ी बन जाती है कि कहाँ तक जाती है। अभी तो हम इससे पीछे नहीं गए, और अभी तो हम इधर नहीं आए। अभी तो हम ईरान, इंडिया,
बंगाल, श्रीलंका, फारिस, चीन इधर नहीं गए, क्योंकि ये उनकी बुक्स अवेलेबल नहीं हैं। इनकी ये बुक्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको लेने के लिए मुझे इतने साल लगे। उनका लिटरेचर ही अवेलेबल नहीं है। वो अब इंडियन बाकी फेमिनिस्ट जो हैं उसको एक्सप्लोर कर रही हैं, पब्लिशिंग हाउस निकाल रहे हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में उस पर डिपार्टमेंट्स बने हैं। 1848 में शुरू की गई जद्दोजहद 1919 में जब पाया तकमील तक पहुंच जाती है और फेडरल बिल जो है औरतों को वोट ऑल यानी औरतों ब्लैक एंड वाइट औरतों को बिल देने का मौका पेश आता है, यानी बिल जो है मंजूर हो जाता है, लॉ बन जाता है, तो अमेरिकन सिस्टम ऑफ जो लेजिस्लेशन है उसमें ये होता है कि इस फेडरल लॉ के लिए उस वक्त था, अब पता नहीं क्या, 27 स्टेट्स की एंडोर्समेंट ज़रूरी होती है। यहाँ हमारे उठा के फ़ौरन 5 जज जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म को निकाल देते हैं। तो 27 स्टेट्स की जो है एंडोर्समेंट ज़रूरी होती है फॉर दैट लॉ टू बिकम, यानी उसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए। अब 2 लॉबीज़ हैं वहाँ, अमेरिका में 2 लॉबी हर वक्त रहती हैं, इसलिए ये 2 पार्टी सिस्टम है। अमेरिका भी कमाल ही है, पंजाब ही है पूरा अमेरिका। तो वो औरतें जो हैं जो यानी सफ़रज के हक़ में जिन्होंने 40 और 60-70 साल से जद्दोजहद करी थी, अब जद्दोजहद शुरू हो जाती है कि एक अजीब सिचुएशन पैदा हो जाती है कि 26 स्टेट्स ने जो है वो इंडोर्स कर दिया बिल, और 7वीं स्टेट है वो जो है वो उस पे मामला रुका हुआ है कि अगर वो उसको इंडोर्स कर दे तो वो लॉ बन जाएगा, और अगर वो इसको इंडोर्स नहीं करती तो फिर वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है कि वो कोई थोड़ा सा आगे पीछे पता नहीं कब हो, और दोनों जो हैं वो लॉबी कर रहे हैं उसके लिए। अब दोनों लॉबी जो कर रहे हैं तो उसके लिए ये जो लॉबी एंडोर्समेंट के हक़ में कर रही हैं औरतें ज़्यादा, उनका निशान है पीला फूल, क्योंकि उसके लिए उनको असेंबली में जाना पड़ता है ना कि भाई ये वोट लॉ मेकर से कहना पड़ता है। तो और जो उसके वोट के ख़िलाफ़ हैं उनका लाल फूल है। ये कौन सी स्टेट थी ये मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये स्टेट थी, उसने वोटिंग होती है, उसमें वोटिंग होती है तो इत्तेफाक, एक और इत्तेफाक हो जाता है, वो वोट आई हो जाता है। जो लॉ बना है फेडरल लॉ, उसके हक़ में भी उतने वोट आते हैं, उसके मुखालफत में भी वोट आते हैं। अब स्पीकर साहब बड़े परेशान हैं कि ये क्या हुआ। अब इसके नाफिज़ अमल होने के लिए मज़ीद एक रियासत की तौसीक़ की ज़रूरत थी। 18 अगस्त 1920 को टेनेसी रियासत में इसकी तौसीक़ के लिए वोटिंग तय पाई। टेनेसी का ये नतीजा फ़ैसला कुन अहमियत का हामिल था। अगर टेनेसी इसकी तौसीक़ न करती तो मामला न जाने कितनी ताख़ीर का शिकार होता। मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचकर इसको खो देने के न जाने डर ने सफ़रजिस्टों को मुस्तरब कर दिया था। बहरहाल पहली वोटिंग में टेनेसी में नतीजा 40-40 बराबर रहा। अब ये मेरा पढ़ के बुरा हाल ये हुआ तो लिखा है ना, बराबर हो जाता है। स्पीकर दूसरी बार इसको हतमी वोटिंग के लिए पेश करते हैं। उस दिन नहीं, पहली वोटिंग में ईवान में सबसे कम उम्र रिपब्लिकन रुकन हैरी बर्न ने वोट नहीं डाला था। डिस्कवर होता है कि पहले दिन कुदरत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि औरतों की तवील सब्र आज़मा जद्दोजहद के फ़ैसले का इन्हिसार अब एक रियासत और उस रियासत के अंदर भी एक वोट पर है।
अब दूसरी दफ़ा वोटिंग हो रही है, सब वोट डाले जा चुके हैं। इतने में हैरी बर्न, ये सुर्ख बैच, क्योंकि सुर्ख बैच वाले मुखालफ हैं और इसके बारे में पता है कि ये मुखालफ है वोट के, इतने में हैरी बर्न सुर्ख बैच अपने कोट पर सजाए और हाथ में कागज़ का एक टुकड़ा थामे ईमान में नमूदार होता है। सफरजिस्टों के चेहरे अफसुर्दा पड़ जाते हैं, क्योंकि सब जानते थे कि हैरी बर्न विमेन सफरेज का मुखालफ है, सफरेज वोट देने के हक़ का ना, विमेन सफरेज का मुखालफ है। स्पीकर हैरी से हाँ या ना में उसका वोट मांगते हैं। हैरी ऊंची आवाज़ में हाँ आई कहकर तेज़ी से ईमान से बाहर चला, यानी वोट के हक़ में, उसके करारदाद के हक़ में वोट दे दिया उसने। हैरी ऊंची आवाज़ में हाँ आइज़ कहकर तेज़ी से ईवान से बाहर निकल जाते हैं। उसके साथी और सफरजिस्ट हक्का बक्का रह जाती हैं, क्योंकि किसी को भी हैरी बर्न्स के हाँ वोट की तवक्को न थी। असेंबली की गैलरी में बैठी सफरजिस्टों की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और वो खुशी से चिल्ला उठती हैं। औरतों को वोट का हक मिल चुका था। 72 बरसों के बाद एक पल में औरतें वोट की जंग जीत चुकी थीं। सारे अमेरिका में ये बात जंगल की आग की तरह फैल जाती है, लेकिन हैरी को क्या हुआ? उसका जहन कैसे तब्दील हुआ? कहानी का ये राज अगले रोज़ खुलता है। हैरी असेंबली में तकरीर करते हुए ये बताता है कि गुज़श्ता रोज़ घर से असेंबली के लिए निकलने से पहले उसे उसकी माँ फेबे एनिसिंग्स का ख़त मौसूल होता है, जिसमें माँ हैरी को हदायत करती है, आगे कोर्ट में है, बेटा मैं सारे हालात से बाखबर हूँ, देखना सफरज को वोट देना। मिसेस हैरी चैम्पियन केट को मायूस ना करा, वो लीड कर रही थी चैम्पियन वो इस मूवमेंट को। मिसेस हैरी चैम्पियन केट को मायूस न करना। हैरी ने अपनी तकरीर में कहा कि मुश्किल वक्त में माँ की नसीहत पर अमल करना सबसे महफूज रास्ता होता है। यूँ औरतों की इस तवील जद्दोजहद का ड्रॉप सीन एक माँ के चंद अल्फाज पर होता है। बड़ी कहानी है यार। अच्छा, ये अमेरिका की है। जो 8वां चैप्टर है वो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट है, क्लारा ज़ेटकिन ने 1911 में जो 8 मार्च का हम दिन मनाते हैं ना, इंटरनेशनल फेमिनिस्ट डे, उसकी तजवीज़ पेश की थी और उसके बाद उसने लीड किया था। वो पार्लियामेंट के रुकन भी थी, जर्मन पार्लियामेंट की। उसकी बड़ी लंबी जद्दोजहद है। वो 8वां बाब है, वो बड़ी डिटेल में उसने ऑर्गेनाइज भी की थी। वो प्रोलेटेरिएट यानी जो विमेन वर्कर्स हैं उनको करती है। फिर जो आखिरी बाब है वो बरतानिया की एमिलीन, जो हमारी एमिलीन पेंकहर्स्ट हैं, उन पर है। वो बड़ी, उन्होंने गुरिल्ला जंग लड़ी, उन पर फिल्म बनी है हाल ही में, सफरेजेट का पे जो एमिलीन पेंकहर्स्ट है, इन्होंने कई दफ़ा जेल गई, कई दफ़ा इनको जो है लाठी चार्ज हुआ और ये हुआ वगैरह। तो ये मैंने यानी अच्छा, इनके अंदर बहुत तहें हैं, ये तो बड़ी बहुत तहें हैं। मसलन ये जो आखिरी चैप्टर है, ये जिसमें मैंने कहा है कि एमिलीन पेंकहर्स्ट, इसकी जो सफरेज मूवमेंट थी, इसकी एक रुकन ये खातून थी, ये महाराजा रंजीत सिंह की पोती है, सोफिया दलीप सिंह। इंडियंस भी शामिल हो गए थे वहाँ के, इंडियंस, अफ्रीकन एट्सेट्रा। तो इसमें एक कहानी के अंदर कई कहानियाँ हैं, एक मूवमेंट के अंदर कई मूवमेंट्स हैं और कई समाज हैं, कई पर्सपेक्टिव हैं, कई कॉन्टेक्स्ट हैं, कहीं स्लेवरी की हिस्ट्री बयान की गई है, कहीं ज़ात पात की हिस्ट्री बयान की गई है। तो ये जो है ना, इस किताब के बाद फिर मैं वो एक ख़त्म हुई, इसका अच्छी पिक्चराई हुई, लॉन्चिंग इसकी काफ़ी हुई हैं, यूनिवर्सिटी में बड़ी पॉपुलर हो रही है, एकेडमिक बुक है, रेफरेंसेस बहुत से हैं। तो दूसरा एक अभी नावल मैंने ख़त्म किया है और कुछ 2 किताबों पे लगा हुआ हूँ।